मार्केट क्या है? एक जगह है जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे से मिलता है, ठीक है ना। वो आपस में यहाँ पे गुड्स बेचेगा, अपन गुड्स खरीदेगा। अल्टीमेटली बायर्स एंड सेलर्स का मिलने का पॉइंट कौन सा है? मार्केट्स। मतलब मार्केट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है या नहीं है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मार्केट्स के बिना अपना काम होने वाला नहीं है, ठीक है। अब इस मार्केट को समझने के लिए इसके बहुत सारे कैटेगरी है। होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, है ना, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, शॉर्ट टर्म मार्केट, बहुत सारा चीज है। पर अपने सिलेबस में क्या है, अगर आगे जाके कोई सीए वगैरह करेगा वो तो डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स पढ़ेगा पूरा, ठीक है। पर अपने सिलेबस में क्या है कि अलग अलग बेसिस दिया है, ठीक है। उस बेसिस में अपना जो बेसिस है वो है कंपटीशन। क्या है? तो कंपटीशन के तहत अपने मार्केट्स जो है डिवाइड किए गए, ठीक है। कंपटीशन के तहत अपने मार्केट्स में वैसे देखा जाए तो दो ब्रॉड कैटेगरी, ठीक है। दो ब्रॉड कैटेगरी है आपका, परफेक्ट कंपटीशन और किसी को पता है क्या? इनपरफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अमन याद आ रहा है? नहीं बताएगा? ठीक है। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है इनपरफेक्ट कंपटीशन। अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का लेक्चर याद है, उसमें भी था परफेक्टली इलास्टिक, याद है किसी को? परफेक्टली इलास्टिक क्या रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है? नहीं। सिमिलरली परफेक्ट कंपटीशन क्या रियल लाइफ में एग्जिस्ट करेगा? हम लोग जब यहाँ पे फीचर्स पढ़ेंगे ना परफेक्ट कंपटीशन का, तो आपको समझ में आएगा कि ना इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको लगेगा कि यार एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट फिर भी अपन पढ़ेगा। क्यों? फिर भी क्यों पढ़ेगा अपन? ताकि बेंचमार्क समझ पाए अपन कि बेस्ट मार्केट अगर मार्केट में होता तो कैसा होता। मेक सेंस? सही है यहाँ तक? बिल्कुल, ठीक है। ये है परफेक्ट कंपटीशन। अब इन परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, अब ये सब्जेक्टिव है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा परफेक्ट कंपटीशन में, तो परफेक्ट कंपटीशन होता ही है, साथ में मोनोपोली भी बोलता हूँ, ठीक है। बट आपको क्लियर करने के लिए एक तरफ आ गया परफेक्ट कंपटीशन, इन परफेक्ट में दो तीन टाइप है, सॉरी, क्या है आपका? मोनोपोली, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और क्या है आपका? ओलिगोपोली, ठीक है। एक हो गया मोनोपोली, एक हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक हो गया ओलिगोपोली। वर्ड देख के डरने का नहीं, सब समझ जाएगा आप लोग आराम से, ठीक है। बट आज अपन फोकस किसके ऊपर करेगा? खाली और खाली परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर। क्यों 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 क्यों? अब इसको दो पार्ट में डिवाइड क्यों किया है? पूछेगा कोई क्वेश्चन हमको? पूछो क्यों किया? क्योंकि अपने को जब बाकी चीजें समझना है, तो जब समझेंगे ना अपन, जब रेवेन्यू चैप्टर में जाएंगे अपन हल्का हल्का, तो रेवेन्यू में बोलेंगे रेवेन्यू अगर परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से हुआ है तो ये होगा, और इनपरफेक्ट के हिसाब से हुआ है तो ये होगा। उस समय हम लोग सोचेंगे परफेक्ट क्या है, इनपरफेक्ट क्या है। इसलिए हम लोग क्या करेगा, पहले ही परफेक्ट और इनपरफेक्ट को ऊपरी ऊपरी समझ लेता है, और परफेक्ट को पूरा घुस घुस के समझ लेता है बढ़िया से, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है? सब कुछ बहुत ही एक नंबर ही है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है देखो, ठीक है, इसमें क्या है बता, फीचर्स बताओ थोड़ा थोड़ा आपको बड़े बड़े, ठीक है। नंबर वन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का फीचर सुनो। पहला है आपका लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मतलब कि इस कंपटीशन का कुछ फीचर्स बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब भैया ये आप या तो फीचर्स को याद कर लो बैठ के, बट मैं बोलता हूं कि उसके पहले आप साइंस समझ लो क्या है। इस कंपटीशन में खूब सारे बायर्स है, खूब सारे सेलर्स है। तो अब मुझे बताओ, जब मार्केट में खूब सारे बायर्स होंगे और खूब सारे सेलर्स होंगे, तो क्या कोई एक पर्टिकुलर इंसान मार्केट को डोमिनेट कर पाएगा? नहीं। कैसे करेगा? सबके पास इक्वल हक है ना। तो नो बडी, अब अंदर में क्या लिखोगे आप? नो पर्सन और नो बायर और नो सेलर विल बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द मार्केट। मतलब फ्री मार्केट हुआ या नहीं हुआ? जितना जिसको बेचना बेचेगा, जिसको खरीदना है वो लोग खरीदे। समझ में आया आपको? तो कोई एक पर्सन जो है डोमिनेट नहीं कर पाएगा। नंबर टू, ठीक है, नंबर टू क्या है? गुड्स जो है ना, गुड्स गुड्स जो है ना, वो होमोजीनियस नेचर का है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट्स। क्या बोला मैंने? सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब कि हर एक तरफ से, साइज कुछ भी बोल लो, शेप डिजाइन कुछ भी बोलो, क्या है? ठीक है। अब समझो, अगर गुड्स होमोजीनियस नेचर का हुआ, तीन जन है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तीनों ने डिसाइड किया कि मोमो बेचेगा, ठीक है। अब जो मोमो है, ये मान लो तीनों एकदम सेम शेप का है, ठीक है, तीनों सेम क्वालिटी, सब कुछ सेम, मोमो देख लो, ठीक है।
अब इस मोमो को खाने के लिए कस्टमर्स आएंगे, अब सब कुछ सेम है तो प्राइसेस भी क्या रहेगा, सेम। ठीक है, बाई चांस अगर बी जोश में आके 4 रुपए कर देता है तो कस्टमर्स एक बार तो जाएगा मार्केट में उसे खरीदने के लिए, बाद में लोग भी क्या कर देगा, या तो 4 रुपया कर देगा, या फिर वो उतना लॉस बियर ही नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली उसको क्या करना पड़ेगा, 5 रुपया वापस से करना पड़ेगा। और जोश में ये बोला कि मेरा मोमो सुपीरियर है, हम 6 रुपया कर देगा, कोई कस्टमर जाएगा इसके पास में, नहीं, क्यों जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि सारा का मोमो क्या है, बिल्कुल सेम है। इस केस में क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस बिल्कुल सेम रहता है, और कोई भी इंसान प्राइस को हेरा फेरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भैया ये तो समझ में आ गया कि बायर्स एंड सेलर्स बहुत रहेगा, ये भी समझ में आ गया गुड्स क्या है, होमोजेनियस नेचर का है, यानी कि इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका प्राइसेस क्या है, वेरी गुड, कांस्टेंट है। और अगर आपको फंडामेंटल्स याद होगा तो कोई भी चीज अगर कांस्टेंट रहता है तो वो क्या रहता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस केस में प्राइस क्योंकि हमेशा वाई एक्सिस में रहता है तो हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ब्यूटीफुल, ठीक है, आप समझो प्राइसेस कांस्टेंट है। आपका सवाल दिमाग में आएगा, ये जो 5 रुपया आपने बोला है मोमो का दाम, ये कहां से आया, है ना, 5 रुपया कहां से आया। ठीक है, तो 5 रुपया आता कैसे, दिमाग में ये आ रहा है, अपने पोजीशन में डोमिनेट करने के लिए, मैं सेलर, क्या मैं डोमिनेट कर सकता हूँ प्राइसेस को, मैं जो चाहूँ वो प्राइसेस सेट कर सकता हूँ क्या, आपने देख ही लिया यहाँ पे नहीं कर सकता अपन, क्योंकि अगर प्राइसेस कुछ भी सेट किया अपन ने तो कोई भी इंसान लेगा नहीं, तो प्राइसेस बायर तो सेलर तो सेट करता नहीं है, इसको मार्केट या फिर इंडस्ट्री सेट करता है। अब इंडस्ट्री कैसे सेट करेगा, ठीक है, समझो बात, मैं आपके सामने 2 एक्सिस बना रहा हूं, ठीक है, एक हो गया एक्स एक्सिस, दूसरा हो गया वाई एक्सिस। एक था आपका डिमांड कर्व, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है या अपवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है डिमांड कर्व, और सप्लाई कर्व आपको पता होगा क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है। दोनों जन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, देख रहे हैं आप लोग, इस पॉइंट को अपन क्या बोलेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि ये प्राइस कौन, देखो कोई भी इंसान एक पर्टिकुलर सामान को डिमांड कर रहा है, सोचो 200 रुपए में, और अगर एग्जैक्टली 200 रुपए में सेलर बेचने के लिए रेडी हो जाए तो हो गया ना मार्केट प्राइस, और खूब सारे बायर्स एंड खूब सारे सेलर्स अगर 200 में खरीद बेच रहे हैं तो वो क्या हो गया, मार्केट का प्राइस हो गया। इस तरीके से तो मार्केट प्राइस बनता है, इस तरीके से तो इक्विलिब्रियम प्राइस बनता है, बराबर या बराबर, बराबर है ना बात। देखो ये हो गया इंडस्ट्री सेट करता है, इंडस्ट्री कैसे सेट करता है, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जिस पॉइंट में वो इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को क्या बोलेगा अपन, इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये अगर प्राइस मैंने ले लिया ना, यहाँ प्राइस था याद है आप लोगों को, ठीक है, यहाँ हो गया डिमांड या फिर सप्लाई, है ना, बराबर, इस प्राइस को ले लेगा, और इस प्राइस को कौन लेगा, इंडस्ट्री तो प्राइस सेट कर रहा है, अपन कौन, सेलर्स, अपन सेलर्स एक बार, ठीक है ना, तो सेलर क्या करेगा, इस प्राइस को अपना लेगा मार्केट में। मतलब कि सर आप ये बोलना चाहते हो जो 5 रुपया मोमो का आया दाम, वो इसकी वजह से आया, ध्यान से समझ में, इसका दाम कितना आया, 5 रुपया। 5 रुपया कैसे आया, 5 रुपया कैसे आया, इंडस्ट्री सेट किया कैसे, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, यानी कि बहुत सारे बायर्स एंड खूब सारे सेलर्स ने एग्री क्या किया कि अगर मोमो का दाम 5 रुपया होगा तो अपन खरीदने के लिए रेडी है। उसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्री ने मार्केट प्राइस क्या रखा, 5 रुपया। अब कोई भी नया सेलर आया तो उसको कितना में बेचना पड़ेगा, 5 रुपया में बेचना पड़ेगा। समझ में, इंडस्ट्री सेट्स द प्राइसेस एंड सेलर्स क्या करते हैं, उस प्राइस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है आपको। मैंने पहला पॉइंट क्या बोला, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, उसमें क्या बोलोगे आप लोग कि कोई भी सेलर या फिर कोई भी बायर पोजीशन में नहीं है डोमिनेट करने के लिए। नंबर 2 क्या बोला मैंने आपको, गुड्स क्या है, होमोजेनियस नेचर का, तो प्राइसेस क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसमें सेलर क्या करेगा, प्राइसेस सेट किस कौन करता है, इंडस्ट्री। सेलर मेयरली क्या करता है, उस प्राइसेस को फॉलो करता। क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक इजी है, यहाँ तक बिल्कुल डिफिकल्टी लग रहा है आपको, बिल्कुल भी कुछ भी, ठीक है। और साथ में कुछ बोलता ना, सोने पे सुहागा, एक पॉइंट ऐड कर दे यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एक्सिट। मतलब कि किसी भी इंसान को जब बेचना है मार्केट में आ जाएगा, जब निकलना है मार्केट से निकल जाएगा। क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है कि जिसको जो बेचना आ जाओ आराम से बेच सकते, आप कई जगह है बेच दीजिए, ऐसा होता है क्या, हमेशा क्या होता है, रुकावट होता है, फ्रीडम रहता है क्या, नहीं। आप चाहोगे कि अगर आपको आप चाहोगे कि आपका कंपटीशन बढ़ा हुआ है, मन में तो नहीं चाहोगे आप, क्योंकि आपका उसकी वजह से क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। बट इस मार्केट में सब कुछ अच्छा हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एक्सिट।
बात समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल ठीक है। हल्का सा ऊपर का पॉइंट देखो क्या हम लोग एक बार, ये चार्ट आपको देखा देखा लग रहा है, देखो तो देखो, अगर मैं यहाँ पे प्राइस बता दूं, ठीक है, ये प्राइस ये देखा देखा लग रहा है क्या? क्या आंसर था ये? याद आ रहा है? परफेक्टली इलास्टिक कर्व है क्या ये? क्योंकि आप कोई भी प्राइस सेट करो पर डिमांड बढ़ता रहेगा। परफेक्टली इलास्टिक कर्व हुआ क्या? और परफेक्टली इलास्टिक कर्व में ईडी क्या था? इन्फिनिटी था। ये कोई हिसाब नहीं देता कि अपन डिमांड को बढ़ा सकता है। ये वी डोंट नो, इट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज व्हाई ईडी वाज व्हाट? इन्फिनिटी। यानी परफेक्ट कॉम्प्रेशन में ईडी क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा तो मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व, क्योंकि वो इंटरसेक्ट करता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये सेट कौन करता है? इंडस्ट्री। लेता कौन है? सेलर। और प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट। और ईडी क्या रहेगा? नंबर सेट हुआ प्रॉपर्टी सारा पॉइंट्स पक्का 100%। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट सुनिए, ये थोड़ा मचकाट पॉइंट है। पहले तीनों पॉइंट जो सुनने में लगता है कि हाँ ठीक है, पॉसिबल है, लगता है ना सुनने में कि हाँ फ्रीडम है, सब कुछ है, पॉसिबल का सुनने में। फोर्थ पॉइंट थोड़ा मचकांड है, मतलब ये थोड़ा सा अजीब है पॉइंट, ठीक है। इसमें देखो, देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इनफैक्ट देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल होता है क्या? नहीं, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, देयर इज नो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मतलब जो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट होता है ना, तो कुछ भी नहीं होता इस बात में। अब ये दो पॉइंट समझ के याद आता है, ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड लास्ट अगर आपको पॉइंट याद रखना 6 मार्क के लिए अगर आपका, तो कस्टमर्स क्या है आपके? रैशनल कस्टमर्स है या रैशनल बायर्स है, ठीक है। मतलब कि उनको सब कुछ पता है मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब एकदम एजुकेटेड लोग हैं, सबको पता है मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब कुछ वो लोगों को पता। 6 पॉइंट बताया, उसमें पहला 3 पॉइंट ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने तीनों पॉइंट को फटाफट बताया आप लोगों को, समझदार हो। कौन से तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है? पहले 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या क्या? large number of buyers and sellers. Number two, goods are homogeneous in nature. That means the prices are constant. It will be parallel to x-axis industry price set करके with the help of demand and supply कर, और उनको sellers लोग accept कर लेंगे। ED क्या रहेगा? Infinite, ठीक है। समझ में आया? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। ये 3 मचकान पॉइंट क्या था आपका? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लग रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं लग रहा है, और लास्ट पॉइंट रैशनल कंज्यूमर्स। मेक सेंस? सही है यहाँ तक? बिल्कुल बताओ। प्लीज देखो ना, चलेगा ये साइड से चलेगा? ये बड़ा करूं? चलेगा ना? पढ़ पा रहे हो? ये बड़ा करूं? ठीक है, इसको रीड करो प्लीज। पढ़ पा रहे हो? श्योर ना? ये बड़ा करूं? ठीक है, बाकी लोग?
बताओ हुआ ये वाला पार्ट खत्म? कॉन्फिडेंस आ रहा है पूरा? ठीक है, ये वाला जो पार्ट है AR इक्वल टू MR इक्वल टू P इक्वल टू D जो लिखा हुआ आपका, ये हम लोग को हल्का सा होल्ड में रख के रखें, बिकॉज आपका रेवेन्यू वाला पार्ट हुआ नहीं है। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, सब डरने वाला बात नहीं है कुछ भी। ठीक है, ये अपन कर लेंगे जब रेवेन्यू वाला पार्ट करेंगे। देयर इज नो रॉकेट साइंस ओवर हियर, बिकॉज रेवेन्यू चैप्टर आपका हुआ नहीं है, दैट इज व्हाई। ठीक है, बट मेक श्योर कि आपका प्रोडक्शन खत्म हो जाए। प्रोडक्शन खत्म होगा, आपका कॉस्ट भी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, और उसका भी रिविजन क्लासेस है। तो किसी को अगर एज अपॉन करना है, उसको चाहिए कि भैया आप हमको भेज के रख दो, हम देख लेगा इसका हो गया है, आप दे सकते हो, तो जल्दी खत्म हो जाएगा उल्टा कॉस्ट का। एंड कॉस्ट वो वन शॉट वाला लेक्चर है, 1 घंटे का लेक्चर है पूरा, तो वो पूरा खत्म हो जाएगा आपका कॉस्ट। हाँ डाल दूंगा मैं, जैसे आज मैंने प्रोडक्शन का जो रिवीजन डाला ना आपका, प्रोडक्शन में क्या है कि आपको हल्का का पता रहना पड़ेगा कुछ कुछ टॉपिक्स, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। जो पहले का क्लासेस डाला आपको मैंने, उसको थोड़ा सा बेस रहना चाहिए आपका, तब आपको प्रोडक्शन समझ में आ जाएगा अच्छे से कि टीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, सबको पता रहना चाहिए, अदरवाइज सब दिक्कत होगा उस लेक्चर में। बट कॉस्ट वाला जो लेक्चर है ना, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होने वाला, मतलब वो टू टू एंड पूरा अच्छे से खत्म हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। नहीं, हम हल्का सा फटाफट रिकॉल करा देगा तुम लोग को, क्योंकि अगर हम लोग इतना टाइम सब में लेगा तो फिर आपका होगा ही नहीं ना खत्म, एग्जाम आने वाला। डाउट है तो बताएगा ही, हम तो डाउट अगर होगा तो ऑब्वियसली बताना है, डाउट अगर होगा कुछ होगा तो बताएगा ही वो तो। एक बार निकाल लेना जो भी है, हो सकता है एपी एमपी का रिलेशनशिप में डाउट हो हल्का सा, बोला पार्ट पूछ लेना। ठीक है, आओ सेकंड टाइप का आपका है मोनोपोली। मोनोपोली एज द वर्ड सजेस्ट, क्या लिखा हुआ है आपका? हाँ एक सेकंड, ठीक है, मोनोपोली एज द वर्ड सजेस्ट क्या है आपका? एक सेकंड ना, नहीं रहता, देख तुम निकलना तो तुम निकल सकते हो, मेरा भी होने वाला, मेरा भी होने वाला है, देख लो बाय बाय, कुछ भी नहीं। एक सेकंड, मोनोपोली एज द वर्ड सजेस्ट। ठीक है, मोनो का मतलब क्या है? सिंगल, बहुत जन यहाँ पे सिंगल होगा तो मोनो बोल देना आपसे। ठीक है, मोनो है क्या तुम ऐसे? ठीक है, मोनो और पोली का मतलब क्या होता है? सेलर। ठीक है, तो सिंगल सेलर का मतलब क्या है? मोनोपोली। एज अ वर्ड सजेस्ट कितना सेलर होगा यहाँ पे मार्केट में? 4, एक, एक ही। ठीक है, एक सेलर होगा आपका। अब एक सेलर अगर मार्केट में है, सबका ड्रीम होता है मोनोपोली क्रिएट करने का। ठीक है, बिकॉज क्यों? मार्केट में एक ही सेलर अपुनिच, ठीक है, अपुनिच है। ठीक है, बाकी मार्केट में कोई भी नहीं है। सुनो, यहाँ पे अगर सिंगल सेलर है और कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब कोई क्लोज में नहीं, मतलब ऐसे हो सकता है दूर का कोई कंपटीशन हो, ठीक है, तो दूसरा मैटर में, दूसरा चीज के रिलेटेड में हल्का सा कंपटीशन हो, बट क्लोज में कोई भी कंपटीशन नहीं। गाड़ी बनाना तो अपन ही बना, पेंट वेंट का काम दूसरा कोई कर सकता है, दैट इज नॉट अ क्लोज सब्स्टिट्यूट। आज समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? तो क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब है कोई भी अपने आपस में आसपास में नहीं है। अब इसका फायदा क्या होता है? सुनो, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सिंगल सेलर। बताइए आपको सेलर कितना रहता है? 1। तो अगर सेलर है, याद करो परफेक्ट कंपटीशन को, उसमें क्या सेलर्स कितने थे? खूब सारे सेलर्स थे आपके, खूब सारे बायर्स थे आपके, इसकी वजह से कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया था। यहाँ पे सिंस एक ही सेलर है तो कंट्रोल कर पाएगा? The answer is yes। ठीक है, वो कंट्रोल कर पाएगा। सिंगल सेलर तो फुल कंट्रोल रहेगा नहीं रहेगा सप्लायर प्राइस के ऊपर, बराबर। सब्स्टिट्यूट्स है क्या? नहीं। अरे भैया ये मोनोपोली बनाता कैसे है? क्योंकि मार्केट में हर किसी को एंटर करने नहीं दे रहे हैं और खुद भी निकलने की कोशिश नहीं कर रहा, तो रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट। बात समझ में आ रहा है? बराबर। नेक्स्ट क्या लिखा? प्राइस मेकर। वहां पे क्या था? प्राइस टेकर। सेलर क्या था? प्राइस टेकर। वो प्राइस ले रहा था जो कि इंडस्ट्री ने सेट किया पे। यहाँ पे क्या होता है? प्राइस मेकर कौन? सेलर ही है। मैं जो बोलूंगा वो दाम मार्केट में चलेगा, स्टाइल है, समझा ना? नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड बताओ मुझे, एप्लीकेबल है क्या इसमें? लॉ ऑफ डिमांड याद है किसी को? क्या था? प्राइस अगर घटता है तो डिमांड बढ़ता है, वैसे वर्षा। इसमें लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है या नहीं बताओ? एक से बोलता नहीं एप्लीकेबल है। ओके, एप्लीकेबल है, ठीक है। ये सोच के बता रहा है हर्ष कि भैया हम तो मोनोपोली है, हम तो 2 दाम रखेगा, वो मार्केट में चलेगा। चलो एग्जांपल समझ लेते हैं। इंडियन रेलवेज इज अ मोनोपोली इन इंडिया, ठीक है। टिकट का दाम मैंने
गुवाहाटी दिल्ली का सोचो दाम 4,000 रुपये है राजधानी का, 4 साढ़े 4 हजार रुपये का दिल्ली है। अचानक से मैं इसको 15,000 रुपये कर दिया, ठीक है, मर्जी सुनाएगा। अब मुझे बताओ कितना लोग जाएगा? जिसको जरूरत होगा वो तो जाएगा, जिसको जरूरत नहीं है वो ना भी तो कर सकता है, ऑप्शन है ना ना करने का। यानी कि अगर दाम कम होगा तभी मैं जाऊंगा, तो लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है नहीं तो। या फिर अचानक से क्या हुआ, गुवाहाटी कोलकाता का ट्रेन जो है लगभग कम जा रहा था, तो मैंने दाम को 3,000 रुपया से 1,000 रुपया कर दिया। अमन को कोलकाता जाना ही नहीं है, तभी वो जाएगा क्या? कि सस्ता हुआ है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, आपको पता नहीं है इतना, अरे उतना बढ़ेगा, हमको जाना ही नहीं है, ये जबरदस्ती का फ्लाइट टिकट काट के रखा है, क्यों? क्योंकि सस्ता मिला था। ऐसा होता है क्या? अपने को जब जाना होता है तो अपन कंपेयर करते हैं कि हाँ जो भी बेस्ट प्राइस है उसमें अपन चला जाए, बराबर। जाना नहीं तो जबरदस्ती करेगा क्या? द आंसर इज, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? द आंसर इज यस, टू एन एक्सटेंट। हाँ कंट्रोल है प्राइस के ऊपर, बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्राइस चलेगा तो मार्केट में वैसे चल जाएगा। अपने पास में हल्का सा कस्टमर के पास में चॉइस थोड़ा सा रहता। समझ में? लॉ ऑफ डिमांड तो एप्लीकेबल है। व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? अगर लॉ ऑफ डिमांड है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होगा। ईडी क्या होगा? लेस देन 1 बोल रहे हैं एकदम, वेरी गुड। और लेस देन 1 का मतलब क्या था पहले तो बताओ? प्राइस चेंज करने पर डिमांड उतना अफेक्ट है ना, होता है, बट एकदम हल्का हल्का अफेक्ट होता है। वही इंडियन रेलवे का एग्जांपल ले लो, अगर टिकट का दाम ज्यादा बढ़ाता है कमता है, उतना इंपैक्ट होता है क्या? एग्जांपल सेम, इसको कॉलोनी जाना ही नहीं है, दाम कम भी कर दिया तो उतना कोई डिमांड होगा क्या, बढ़ेगा क्या? हाँ कुछ गिना चुना लोग क्या करेगा, उसको ले लेगा। अब जाने नहीं, जबरदस्ती टिकट कर यार, देखिए जाके देखिए 4 रुपये में, ऐसा होता है क्या? बताओ कोई बात, है ना? समझ में आया? तो उतना डिमांड इफेक्ट नहीं होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, दैट इज व्हाट लेस देन। बात समझ में आया आपको? बिल्कुल, ईडी इक्वल टू व्हाट, लेस देन 1, दैट इज इट इज व्हाट, लेस इलास्टिक। क्लियर है? और मोनोपोली क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी करता है क्या? मेरा ही चल रहा है तो मेरा जहां मर्जी जैसा मर्जी जैसा बेचने का मन करेगा मैं बेचेगा। आपने वो ब्रेड का पैकेट के पीछे देखा है, फॉर सेल इन असम इतना रुपया, फॉर सेल आउटसाइड असम इतना, मर्जी। रेलवे में होता ही नहीं होता है, एसी वालों को इतना चार्ज, सेकंड एसी को इतना चार्ज, थर्ड एसी को इतना चार्ज, जनरल को इतना चार्ज, होता है नहीं होता है, मर्जी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे करेगा? नंबर 1 हो गया तुम्हारा पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये होगा तुम्हारा एसी का कोचेस, पर्सनल लेवल पे तुम्हारे पास आ गया, तुम एसी में जाएगा ज्यादा दाम देना पड़ेगा, जीएसटी भी देना पड़ेगा, तुम जनरल में जा रहे हो तुमको पैसा उतना देना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो ये पर्सनली दो इंसान सेम जगह जा रहे हैं, सेम ट्रेन में जा रहा है, फिर भी दो अलग अलग प्राइस दे सकता, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पर्सनली अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा। नंबर 2 क्या, प्लेस, वही गुवाहाटी और आउटसाइड वाला, समझ में आना? गुवाहाटी और आउटसाइड वाला ये जगह के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। नंबर 3 क्या हो गया, यूज के हिसाब से, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या होता है, सोचो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी रेसिडेंशियल घर पे कम लगता है, कमर्शियली अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी सेम तार टच करके देखो सेम झटका लगेगा, बट अगर रेसिडेंट में रखा झटका कम लगेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो प्राइसेस क्यों अलग अलग है? डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज मोनोपोली चल रहा है, एपीटीसीएल ओनली वन ब्रांच व्हिच इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी इन एटलीस्ट असम। बात समझ में है? तो उसको क्या करना है, जो प्राइसेस चार्ज करे वो चार्ज करेगा। ये सिलेंडर का भी यही केस है, होता ही नहीं होता है, कमर्शियल सिलेंडर्स महंगा होता है, रेसिडेंशियल सिलेंडर्स सस्ता होता है। ये क्या हो गया, यूज, यूज के हिसाब से प्राइस डिस्क्रिमिनेट हो रहा, तीन डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा पहला बताओ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है क्या मोनोपोली में? ये आंसर इज यस, ठीक है। 3 टाइप डिस्क्रिमिनेशन क्या क्या है, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी पर्सनल लेवल पे किया आपने, पर्सन टू पर्सन चार्ज अलग अलग कर रहे हो। प्लेस में क्या, अलग अलग प्लेसेस के हिसाब से आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट क्या बोला मैंने, यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यूज के हिसाब से आपके प्राइसेस अलग अलग चार्ज हो रहे हैं। पॉइंट देख लो फटाफट, 1 मिनट दे रहा हूं बस। आज कम आया है ना, यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है। नहीं नहीं, पहले इनका क्लास था अकाउंट्स का, फिर लास्ट में जब कैंसिल किया फिर मैंने टाइम डाला कि जब आ ही रहे हो आप लोग तो करवा देता हूँ, इसलिए मैंने करवा दिया, क्योंकि जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है ना आप लोग के लिए। तो कौन सा
हाँ मतलब देखो, तुमको मोनोपोली क्रिएट करना मतलब तुम मार्केट में अकेला सेलर है, तो तुम कैसे मोनोपोली क्रिएट करेगा अपना, आदमी लोग को रोक के जाने के लिए कि तुम एंट्री मत करो। स्टील इंडस्ट्री मोनोपोली क्रिएट किया हुआ किसी किसी लोगों का, ऐसे बोलेगा तो मोनोपोली नहीं है, बट ऐसे देखा जाए तो कुछ कुछ ग्रुप लोग का मोनोपोली क्रिएट किया हुआ। भैया आप एंट्री करके दिखाओ, और डिफिकल्ट होगा, इतना रुपया में इतना बड़ा स्केल में खेलता है वो लोग, ये छोटे सेलर्स लोग बेच ही नहीं पाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मार्केट से निकल जाए। या फिर आप क्या करोगे, आप वो लोग को एंटर कराओगे जिससे आपको फायदा है, या आपको लगता है कि ये मेरे साथ पे चलेगा, यहाँ पे क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, किसको एंटर कराना है किसको बाहर निकालना। ठीक है, तभी तो आप मोनोपोली क्रिएट कर पाओगे ना, अदरवाइज कैसे करोगे। और मोनोपोली क्रिएट करने के बाद भी किस तरीके से कंट्रोल करोगे, समझ में आया, क्लियर। पढ़ो, तातरी पढ़ना, तातरी। क्लियर है यहाँ पे बिल्कुल, एंड इश्यूज नहीं हो रहा ना। वो पॉइंट्स उसी सीक्वेंस में है। अगर आपने परफेक्ट कॉम्बिनेशन के पॉइंट्स को देखा है ना, तो मोटा मोटी उसी सीक्वेंस से पहले पहले पॉइंट्स दिया हुआ है। वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स था, यहाँ पे कितना है, सिंगल सेलर। वहाँ पे होमोजेनियस गुड्स था, यहाँ पे क्या है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट था, यहाँ पे क्या, रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री। वहाँ पे प्राइस सेलर था या प्राइस, वो प्राइस टेकर था, यहाँ पे क्या है, प्राइस मेकर। समझ रहे, तो सिमिलर ईडी था, ईडी वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया यहाँ पे। तो एकदम सिमिलर पॉइंट में उसी स्केल में किया हुआ है, ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट डिमांड कर्व जो है, याद होगा आपको। ठीक है, ये जो डिमांड कर्व वाला पॉइंट है ना आपका, ये मैं एक बार मोनोपोलिस्टिक के बाद भी डिस्कस करूंगा आपसे। ईडी क्या था, लेस देन 1 था ना मोनोपोली में, तो हल्का सा आपको याद है, ईडी जब लेस देन 1 था, चिपा चिपा था, चिपका चिपका था थोड़ा सा। इसका मोनोपोली का कर्व भी कैसा था, चिपका चिपका। और मोनोपोलिस्टिक का अगर ईडी मोर देन 1 है तो कैसा होगा, थोड़ा सा फैला फैला। ठीक है, चलेगा एक बार के लिए, पहले मोनोपोलिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में आराम से डिस्कस इसको कर लेंगे। ठीक है, अब मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन बहुत हद तक सिमिलर है टुवर्ड्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बहुत हद तक सिमिलर है। ठीक है, कुछ कुछ डिफरेंसेस तो ऑब्वियसली हो, क्योंकि रियल लाइफ मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता परफेक्ट कंपटीशन, इसलिए थोड़ा सा उसका टेस्ट जो है ना, वो परफेक्ट कंपटीशन से आया हुआ है। देखो तो इसमें क्या लिखा, नंबर 1। ठीक है, खाली पॉइंट पढ़ना बस खाली, हाँ क्या लिखा हुआ, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। सुनो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है रियल लाइफ में सबसे ज्यादा यही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे आप लोग कपड़ा का इंडस्ट्री होगी, कपड़ा का इंडस्ट्री में क्या था, खूब सारा बायर्स है, खूब सारा सेलर्स है इसमें। ठीक है, अब बिस्किट का इंडस्ट्री हो गया, खाने पीने का इंडस्ट्री हो गया, इसमें क्या है, ये सारा कंपटीशन क्या है, मोनोपोलिस्टिक। इसमें क्या है, खूब सारे बायर्स है, खूब सारे सेलर्स है, अपने अलग अलग ब्रांड नेम में रख रहे हैं। ठीक है, गुड्स सिमिलर हो सकते हैं, बट कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन हल्का हल्का रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो हाइड एंड सीक भी बिस्किट है, बर्बन भी बिस्किट है, बट दोनों में डिफरेंस है या नहीं है ना, तो कैटेगरी सेम है बिस्किट, बट दोनों का हाँ तरीका जो है डिफरेंस थोड़ा सा रहता है। समझ में आया आपको। ठीक है, आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन याद है हल्का हल्का, उसमें क्या सेलिंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट था क्या, नहीं था ना, नो। इसमें तो हो गई, क्योंकि भैया आपका ब्रांड लॉयल्टी जो है कैसे क्रिएट करोगे, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। बार्बर का भी एडवर्टाइजमेंट आता है, वैन यूजन का भी आता है, एलन सोली का भी आता है, लुई फिलिप का भी आता है। ठीक है, और कुछ ब्रांड लॉयल्टी होता है नहीं होता, हल्का हल्का होता है कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। और इस मार्केट में भी आप कभी भी एंटर कर सकते हो, कभी भी निकल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उतना हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो है नहीं, और मार्केट में खरीदने के लिए बहुत जन। समझ में आ रहा है आपको हल्का हल्का। तो ये तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहाँ पे बहुत सारा बायर्स है, खूब सारा सेलर्स है। एग्जांपल क्या हो गया, कपड़े का इंडस्ट्री, खाने पीने का इंडस्ट्री, सारा क्या हो गया, मोनोपोलिस्टिक के अंदर आता। ठीक है, पहला पॉइंट, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स लिखा हुआ है ना, इसमें बायर्स भी लिख लो प्लीज। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, दैट मींस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ व्हाट, बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। ठीक है, नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, गुड्स सिमिलर तो है,
पर आपस में गुड्स को डिफरेंशिएट करते हैं। परफ्यूम बहुत सारे हैं बट फॉग थोड़ा सा अलग है। समझ में आया? प्रोडक्ट डिफरेंशिएट आप कर पा रहे हो, प्रोडक्ट नो डाउट कि ऑलमोस्ट सिमिलर रिस्पेक्ट में। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? क्या तो ब्रांड के नाम पे चेंज कर रहे हो आप लोग, साइज के नाम पे, कलर के नाम पे, शेप के नाम पे, कुछ ना कुछ तो अलग है। समझ में आया? नंबर 3 क्या लिखा? सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है या नहीं है? ऑब्वियसली मार्केटिंग, सेल, प्रमोशन ये सब इन्वॉल्व है। और ये अच्छा का सब्सटैंशियल का मतलब क्या होता है? अच्छा खासा पोर्शन जो है इसका पार्ट बनता। नेक्स्ट क्या है? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट में रहता है ऑब्वियसली। आपको बिस्किट इंडस्ट्री खोलना है, आप छोटे लेवल पे घर से भी शुरू कर सकते हो, आपको जब निकलना मार्केट से निकल सकते हो। ठीक है? लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, रैशनल कस्टमर्स, सब कुछ नॉलेज है। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्योंकि जो अच्छा ब्रांडिंग दे रहा है, जो अच्छा एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, क्या पता घर पे जो बनाया हुआ बिस्किट है वो सुपीरियर हो, बढ़िया बने, पर आपके देखते हो ब्रिटानिया का बना हुआ है, पार्ले का बना हुआ है, बढ़िया होगा क्वालिटी। क्या बताओ बिना ब्रांड का बिस्किट या फिर नॉर्मल जो लोकल ब्रांड है वो अच्छा बिस्किट बना रहा हो, यू नेवर नो। बट ब्रांडिंग इस तरीके से किया है कि भैया आप अगर ये बिस्किट नहीं खाते तो चॉकलेट का सच्ची फ्लेवर ही नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ब्रांडिंग की वजह से, एडवर्टाइजमेंट की वजह से लोगों को प्रॉपर नॉलेज होता या नहीं होता? द आंसर इज वहां पे है रैशनल कस्टमर्स, दे हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे क्या हो रहा है? दे हैव अ लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। दे हैव नॉलेज, नॉलेज है कि किसमें क्या होता है, बट परफेक्ट नॉलेज। लास्ट बताओ द लीस्ट क्या है आपका? प्राइस डिसीजंस। ना यहाँ पे कोई प्राइस मेकर, ना पे कोई प्राइस टेकर है। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो गुड्स बना रहा है कोई अलग बना रहा है, बिल्कुल अलग बना रहा है, वो अपना एक यूनिक चीज बना सकता है, अलग प्राइस चार्ज कर सकता है, पर जनरली यहाँ पे कोई प्राइस टेकर या फिर प्राइस मेकर नहीं होता। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन क्या है आपको? देखो तो अब देखो, मैं भी बिस्किट बेच रहा हूँ, आप भी बिस्किट बेच रहे हो, ठीक है? तो जरूरी नहीं कि प्राइस के हिसाब से अपन खेल ले। खाली प्राइस नो डाउट कि अफेक्ट तो करता ही है। अब ब्रांड यूजर ने एलन सोलियर, लुई फिलिप है, तीनों सिमिलर ब्रांड्स है ऑलमोस्ट। दाम जहां कम मिला आपको, ब्रांड का ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है तो कोई भी खरीद लोगे, बोले तीनों ही अच्छा ब्रांड है, खरीद लेता अपन। तो यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव तो है काफी, बट साथ साथ में यहाँ पे नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन में एग्जाम्पल खाली प्राइस से नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या हुआ? मैंने बोला आप एक काम करो, आप ब्रांड यूजर का शर्ट ले लो, मैं आपसे 100 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम जब आप परचेज करोगे ना तो मैं आपको 200 रुपए का डिस्काउंट दूंगा। या कस्टमर लॉयल्टी दी है, जैसे नाइकी करता देखा, कस्टमर लॉयल्टी, क्या लेना था नाइकी। समझ में आया? ये कहते हैं नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। प्राइस के बियॉन्ड आप कॉम्पीट कर रहे हो एक दूसरे से। ठीक है? इसके बाद जो आप मार्केट करने वाले ना ओलिगोपोली, इसमें ज्यादा एग्जिस्ट करता है। ठीक है? इसमें भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि देखो होता है ना, कोई पर्टिकुलर ब्रांड का आपको पूछेगा एप्पल, ठीक है, क्या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ बनाता है क्या? नहीं, बट है कुछ तो है। नाम का बात नहीं है, समझोगे नहीं। किसी भी एप्पल का यूजर को पूछ लो कि वो एप्पल क्यों खरीदा है, वो तुमको सस्टिफाइड रीजन वो नहीं बोलेगा, यूज करने में आसान होता है, ऐसे कुछ बता रहेगा वो तुमको, बट वो रियल रीजन नहीं बताएगा तुमको कभी भी। आप किसी को भी पूछ लेना, एक्सपीरियंस, पीछे में कटा हुआ सेब। समझ में आ रहा है आपको? अब बिस्किट क्यों खा रहे तुम हाइड एंड सीक में? अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है? तो देयर इज अ पर्टिकुलर कंपटीशन व्हिच इज बियॉन्ड प्राइस, जैसे क्या बोलते हैं अपन, नॉन प्राइस कंपटीशन। ये एग्जिस्ट करता है क्या? द आंसर इज यस। इसमें लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा क्या? ये तो लॉ ऑफ डिमांड का ही सीधा जाता एग्जांपल है कि प्राइस सस्ता मिला, डिमांड बढ़ जाएगा। और जब प्राइस बहुत सेंसिटिव है, इसमें प्राइस की वजह से इफेक्ट करता है मार्केट, तो ईडी क्या होगा? लेस देन 1 या मोर देन 1? मोर देन 1। तो फैला हुआ कर्व होगा या चिपका हुआ कर्व होगा? फैला हुआ कर्व हो। याद है आपको? बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है? ये देखो फैला फैला दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, लेटा हुआ ओके। पॉइंट्स क्या देखो हमें, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज है, प्राइसिंग डिसीजंस नाइदर प्राइस मेकर ना प्राइस रीडर रखता है, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है, और डिमांड क्या है? हाईली। ठीक है भैया, सारा पॉइंट याद रखना द आंसर इसमें। ठीक है, 5 से 6 पॉइंट अगर आप दिमाग में सेट कर लेते हो, तीनों का ऐसे कॉमन याद कर लो तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सब कुछ याद नहीं करना, बट अचानक से अंदर का कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो कॉन्सेप्ट होने चाहिए कि आप आंसर को ले सको। ठीक है, चलेगा बिल्कुल। लास्ट आज का, ठीक है, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली सबसे फेवरेट लगता है मेरे को पढ़ाने में, मजा आता है ओलिगोपोली पढ़ाने में। ओलिगोपोली में बायर्स तो खूब सारे बट सेलर्स लिमिटेड है। क्या बोला मैंने? ओलिगोपोली में बायर्स तो खूब सारा है बट सेलर्स क्या है? लिमिटेड है। ये किसमें होता है? एग्जांपल एयरलाइन इंडस्ट्री, बायर्स बहुत सारा है, सेलर्स बिल्कुल लिमिटेड है। आप गिन चुन के कुछ कुछ कंपनीज बोल सकते हो नाम, है ना? कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, खरीदने वाले बहुत है, कंपनी लिमिटेड ही है। बराबर यार, सही बोला या नहीं बोला? ठीक है, मोबाइल इंडस्ट्री, पहले था बहुत सारे कंपनीज, बट आज के डेट में देखा जाए तो खरीदने वाले तो हर कोई है, बट बेचने वाले क्या? लिमिटेड कंपनीज। कुछ हाथ में गिनती का 10-12 कंपनी होगा शायद, तो मेरे हिसाब से तो ये क्यों होगा? ओलिगोपोली। ये एकदम स्पेशल मार्केट है, समझ में आ रहा है आपको? इसमें क्या है, सब कुछ देखना पड़ता है।
ठीक है। अब इसके पॉइंट देखो ना, इसके पॉइंट्स जो है, मैं ओलिगोपॉली को हमेशा फेवरेट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसके पॉइंट्स अलग है। बाकी तीनों जो पॉइंट्स थे ना, उसके क्या था आपका ना, आपस में इंटर रिलेशन था। इस पॉइंट्स के अलग ही है। क्या लिखा होता है, फ्यू फॉर्म्स मतलब फ्यू सेलर्स, ठीक है। सेलर्स इक्वल है, मतलब सॉरी कम है, तो हर एक सेलर का इज्जत है या नहीं मार्केट में, है, ठीक है। सबका सिग्निफिकेंट एक रोल है, ठीक है। कंपटीशन कैसा रहता है, ठीक है। और हर कोई प्राइस के बेसिस में कंपटीशन करता ही नहीं करता। रियलमी रेडमी कंपीट करता ही नहीं करता दबा के प्राइस के ऊपर, करता ही है। तो दे ट्राई टू मैनिपुलेट बोथ द प्राइस एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। आउटपुट पे सिग्निफिकेंट पोर्शन का कंट्रोल है, फर्म का इज्जत है, ये माना, बट कंपटीशन भी दबा के है, और एक फर्म दूसरे फर्म को compete करने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब मीठा भी है, बीच में टेस्ट का, वो खट्टापन का भी टेस्ट है, मिर्ची का टेस्ट भी आ सकता, ये हो गया, ठीक है। नंबर 2, लड़ाई तो कर रहे हैं आपस में, और डिपेंडेंस भी एक दूसरे के ऊपर है। आप गाड़ी का इंडस्ट्री पकड़ लो, सबके ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की गाड़ी है, सबके प्राइस ब्रैकेट आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जाएंगे, ठीक है। और सबका एक एमओयू बना हुआ है आपस में, कार्टेल बनता है उसको, कार्टेल, कार्टेल सुना कभी आप लोग वर्ड? कार्टेल इस तरीके से है भैया, देखो आपको बोलता है कि अपन आपस में कंपटीशन तो करेगा, अपन इतना जन है, 1 2 3 4 5 6 जन है, 6 people आर कंपीटिंग द मार्केट, वी आर द मार्केट, ठीक है। तो अपन क्या बात करेंगे आपस में, देखो अपन को लड़ाई तो करना है, ठीक है, बिकॉज क्वालिटी जरूरी है, कस्टमर्स के लिए जरूरी है। ऐसे तो है नहीं कि सब लोग चाचा लग रहा है मेरा, मैं भी अपना प्रॉफिट कमाएगा, मैं भी अपना ब्रांड को नंबर 1 बनाएगा, ठीक है। बट मैं ये कर सकता हूँ कि सुनो ना, एक मिनिमम प्राइस सेट कर लेता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर तो अपना ब्रांड का खेल लो जितना खेलना, ताकि तीनों का, 6 का लॉस ना, तो आपस में इंटरडिपेंडेंट है या नहीं है, बराबर समझ में आया। कार यही करता है, बेस प्राइस सेट कर लिया, अब क्विड को 5 लाख में बेचना है, सैंट्रो 6 लाख में बिकेगा, टियागो 6.5 में बिकेगा, वो अपना अपना ब्रांड वैल्यू, अपना अपना एक दो थोड़ा बड़ा फिक्स हो गया। बट मिनिमम देखना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको 2 लाख रुपए में गाड़ी मिलेगी, पॉसिबल है? आंसर इज नो। आप बोले नैनो आया था, अरे उसके फीचर्स अलग थे, अब हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी बोल रहा, ठीक है। समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल। होंडा क्या थोड़ा ज्यादा चार्ज कर दे, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें तो भैया एग्जिस्ट ही क्या करता है, नॉन प्राइस कंपटीशन। आप मुझे बताओ, ऑडी हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, मर्सिडीज हो गया, तीनों ब्रांड जो है थोड़ा सा एरिस्टोक्रेटिक क्लास में आता है आपका, उसके ऊपर आपका वो सब आ गया, आपका रोल्स रॉयस वगैरह आ गया, वो तो मानता मैं, ठीक है। बट अगर हम सेमी रिच कैटेगरी बोले तो उसमें क्या आएगा आपका, बीएमडब्ल्यू आएगा, मर्सिडीज आएगा, ऑडी आएगा, तीनों अगर आप मन से हाथ में रख के बोलो, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर से चीजें बना रहे हैं, डिजाइन तीनों का अच्छा होता है, ठीक है, पावर तीनों में होता है। पर आप मुझे बताओ, यहीं पे बैठा हुआ आप लोग में से कोई बोले आपको ऑडी पसंद है, तो बोले ना ना आई एम अ मर्सिडीज गाय, और कोई बोले बीएमडब्ल्यू लेजेंड है, होता है नहीं होता। आप लोग यहाँ पे जितने दिन बैठा हुआ ना, आप तो सब लोग मिलके बोलोगे ये बात कि हम लोग का क्या हो रहा है, आपस में बैठा बैठा लोगों को हम लोग फर्क आ रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन, देयर इज समथिंग, ठीक है ना, जो लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ ब्रांड। समझ में आ रहा है आपको, ब्रांड का यही है कि वो अपने आप को अलग कैसे कर पा रहे हैं, और सिर्फ प्राइस से नहीं होगा। अगर बताओ एक बंदा ऑडी खरीदने जा रहा है और मर्सिडीज का शोरूम उसके पहले आया है, वहां लिखा हुआ है फ्लैट 60,000 रुपीज का डिस्काउंट, तो फर्क पड़ेगा क्या? हार्डली सिर्फ एक दिन को फर्क पड़ जाए, जो इसमें 60,000 रुपए का डिस्काउंट है। उसके अलावा भैया जो ऑडी लेने जा रहा है, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, जब वो 30 लाख का गाड़ी लेने जा रहा है, उसको 50,000 में क्या ही फर्क पड़ेगा भाई, तो वहां पे प्राइस इतना फर्क, 2-3 लाख रुपए का फर्क है, तब भी फर्क थोड़ा सा पड़ सकता है। बट अगर मेन चीज क्या था उसमें, क्या था ब्रांड क्वालिटी, क्या पता कस्टमर सर्विस, डिस्काउंट्स, लॉयल्टी फॉर्म्स, कुछ ऐसा देता है आपको ताकि आपका जो ब्रांड है वो आपको आ जाए। समझ में? तो यहाँ पे क्या था, नॉन प्राइस कंपटीशन, ठीक है। प्राइस के बियॉन्ड आपकी कंपटीशन होती है। यहाँ पे क्या हर कोई एंट्री कर सकता है क्या? ये आंसर इज, और हर कोई एग्जिट इसलिए नहीं कर पाता है बिकॉज गवर्नमेंट के थोड़ा रेगुलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जियो आया बीच में, सबको कंपटीशन खत्म कर दिया, बट गवर्नमेंट विल नेवर वांट कि कंपटीशन मार्केट में खत्म हो जाए, बिकॉज कस्टमर्स उसका क्या होगा, नुकसान होगा या नहीं होगा। तो कस्टमर्स हमेशा फायदा में रहे, इसलिए हमेशा कंपटीशन मार्केट में आना चाहिए। और मार्केट में एंटर करना इजी है क्या? आज रात सोच रहे हैं कि हम ना मोबाइल फोन इंडस्ट्री में आते हैं, पॉसिबल है क्या आना? यस, बट डिफिकल्ट है क्या बहुत ज्यादा? द आंसर इज यस। समझ में आया? और सेलिंग कॉस्ट रहता है क्या इसमें? रहता ही, ठीक है, बहुत रहता है इनफैक्ट, है नहीं, सेलिंग कॉस्ट रहता है नहीं रहता है, ठीक है। किस तरीके से अपना ब्रांड को प्लेस करता है वो सबसे जरूरी चीज है। आगे जाके अगर आप लोग बिजनेस करने वाले हो कोई, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका ब्रांड नेम, आपका लॉयल्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको लॉयल्टी क्रिएट कर लिया आपने एक बार, तो आपको कोई मुड़ के देखेगा नहीं,
एंड दिस हैपेंस इन एवरी इंडस्ट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप सोचोगे कि मैं कुछ सामान बेचूंगा तभी होगा, सर्विस इंडस्ट्री में भी होता है, हमारे इंडस्ट्री में भी होता है, ठीक है। कि आपने कैसे सर्विस प्रोवाइड किया, कि ऐसा भी होता है कि अगर किसी को रेफर करना तो वो इतना बार बोलेगा कि हाँ आपके पास जाना है, इनके पास जाना है, इनके पास जाना, बोलता है, बहुत दिन बोलता है। वो क्या हो गया, आपके लॉयल्टी आपने डेवलप कर लिया, यू हैव क्रिएटेड अ फेथ। समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? तो ओलिगोपोली आपको इंपॉर्टेंट लगता ही नहीं लगता, बताऊंगा बाकी, ठीक है। मैं आज लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, ओलिगोपोली डिस्कस कर रहा हूँ पहले। ये चार्ट दिख रहा है आपको, तीनों का चार्ट समझा आपने। प्रॉफिट कॉम्पिटिशन में क्या था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। मोनोपोली में क्या था, चिपको चिपको, मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक, फैला फैला। ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं किंग शेप डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं इसको, किंग शेप डिमांड कर्व। आपके एग्जाम, आपके बुक में नहीं है, नॉलेज देने में क्या दिक्कत है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया ओलिगोपोली, फिर तो लिख के आने का, तो शेप इज किंग शेप डिमांड कर्व। वो टीचर बोले क्या लिख के आया भाई, समझ में? किंग क्यों, देखो ये दो चार्ट पे डिवाइडेड, देखो एक बार के लिए, तो एग्जांपल सुनो, ठीक है। शुरू में मोबाइल फोन, आईफोन जो 60,000 रुपीज का था, उसको एप्पल ने क्या किया, 50,000 रुपए कर दिया। डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, दबा के बढ़ेगा, ठीक है, फैल फैल के बढ़ेगा। 50 को 40 कर दिया, अब भी डिमांड बढ़ेगा। 40 का 30 कर दिया, अभी भी डिमांड 30 का 20 कर दिया। अब आप बोलोगे नहीं, कुछ तो, भले ही वो फोन बढ़िया हो, फिर भी दिमाग में क्या आएगा, कुछ तो गड़बड़ है, अपन डिमांड नहीं करेगा, धीरे डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और 20 से 10 कर दिया तो बोले तो ये कौन है, ठीक को नहीं, ठीक है। आप बोलेगे भैया ये कहाँ काम में आता है, ऐसे ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। टाटा नैनो, इट वाज नॉट अ बैड कार, इनफैक्ट सिटीज के लिए वन ऑफ द बेस्ट कार्स पॉसिबली हो सकता था। टाटा नैनो को अगर मार्केट करता है कि इट इज इंडियाज बेस्ट सिटी कार, या स्मॉल हाउस होल्ड कार, या फैमिली कार, स्मॉल फैमिली कार, तो क्या पता नैनो अभी भी रहता मार्केट में। प्रॉब्लम क्या आया, उन्होंने क्या कॉल किया उसको, इट इज द मोस्ट चीपेस्ट कार। दिमाग में क्या आया लोगों का, सी इंडियंस आर नॉट रेडी टू बाय चीप प्रोडक्ट्स। ये मिसकंसेप्शन है बहुत जनों का, सस्ता दे तो ले लेगा अपन, ऐसा नहीं होता। अगर सस्ता होता तो कार्बन का फोन बिकता, माइक्रोमैक्स का फोन बिकता, वो सस्ता बिकता है। चाइनीज फोन और भी बिकता, क्यों नहीं बिक रहा है? वी आर बिलीव इन व्हाट, वैल्यू फॉर मनी फोन्स। हमें वैल्यू फॉर प्राइस भी सामान चाहिए और अच्छा भी चाहिए, वो स्टेटस में भी अच्छा लगे, वो हमारे लिए बेस्ट मार्केट। टाटा का एक सिंगल स्टेटमेंट ये वजह समझ में आ रहा है आपका, इतना बड़ा मार्केट उनका चला गया हाथ से। यू टू अंडरस्टैंड कि कोई भी चीज अगर भयंकर सस्ता भी हो जाए तो अपने लिए अच्छा नहीं है। किंग शेप में देखो, शुरू में क्या हो रहा है, इट इज हाईली इलास्टिक, दिख रहा है, मोर देन वन, फिर क्या हुआ, ये लेस देन वन। समझ में आया? प्राइस कुछ हद तक कम किया आपने, यहाँ पे प्राइस है, प्राइस कुछ हद तक कम किया तो डिमांड बेहतर बढ़ेगा, फिर ज्यादा कम करे तो उतना बढ़ेगा। ये दो कर्व का बोलते ना समा है, क्या है समा, किस किस का, मोर देन वन का और लेस देन वन का, दोनों मिला के क्या बनता है, किंग शेप्ड डिमांड, ठीक है। मार्केट्स को हम लोग ने थियोरेटिकल पोर्शन से पूरा खत्म कर दिया है। इसका जो भी रेलेवेंस होगा अब वो होगा पर रेवेन्यू वाला पार्ट से, तो अपन क्या करेगा नेक्स्ट क्लास में अपन रेवेन्यू खत्म कर देता, ठीक है। फिर बचेगा आपका थोड़ा छोटा छोटा पार्ट, तब तक आप प्रोडक्शन कर लो। आप बोलोगे तो कॉस्ट का लेक्चर भेज दूंगा, ठीक है, देखता रहो, क्या दिक्कत है, मिलके खत्म कर देंगे, ठीक है, चलेगा। आपका काम क्या है, अच्छा मैं आपको प्रिंट आउट लेक्चर वाला जो है वो आप लोग जब भी टाइम मिलेगा कल आप लोगों को, कल मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को, जिसको प्रिंट चाहिए लेक्चर, कितना दिन चाहिए आपको, सबको चाहिए ना, तो मैं करके यहाँ पर जब छोड़ दूंगा आप लोग के लिए। आप करा लिए, करा लिया ना तुम, चलो ठीक है, तो प्रिंट करा दो दूंगा, 10 कॉपी कराने से तो हो जाएगा एक बार के लिए, ठीक है ना, हो जाएगा ना आप लोग के लिए, 10,000 तो नहीं चाहिए। एक काम है ना, ग्रुप पे हम मैसेज डाल देगा, जिसको तो चाहिए हम कल ऑर्डर दे देगा उसको प्रिंट करने के लिए। इस तरीके से प्रिंट करके चलेगा ना, स्पाइरल कराना है क्या फालतू का, ऐसे कहा सस्ता पड़ेगा अपना, है ना, ठीक है, चलो।